सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले इस प्रयास को, इस कोशिश को मैं सलाम करता हूं, जिसके तहत एमआईटी ने पूरे हिंदुस्तान के सभी विधायकों को बुलाने का एक, आइए आठवले जी बसा, आमचे केंद्र शासनाचे मंत्री आणि महाराष्ट्राचे मोठे नेते आरपीआयचे प्रमुख आठवले साहेब इकडे आलेले आहेत, त्यांचं स्वागत है। तो इस प्रयास को मैं सलाम कर रहा हूं जो एमआईटी की तरफ से हुआ, जिसके तहत उन्हें पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग प्रदेशों के, तमाम प्रदेशों के विधायकों को बुलाने का प्रयास किया। और न सिर्फ बुलाया बल्कि यहाँ पर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा हो रही है और उसमें से कुछ सार निचोड़ने की कोशिश हो रही है। तो यह कोशिश बहुत ही अच्छी है। बगैर किसी सरकारी सपोर्ट के, बगैर किसी इंटरनेशनल सपोर्ट के एक संस्था इतना बड़ा आयोजन कर रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इंडिया एट 2047, मैंने आज से 24 साल बाद हिंदुस्तान की क्या स्थिति होगी, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, हिंदुस्तान क्या होगा, इस बारे में आप लोग कुछ एक मंथन कर रहे हैं और कुछ उसमें मेरी राय जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो 2047 में हिंदुस्तान में लोग कितने होंगे, पहले ये कल्पना करना बहुत जरूरी है। आज हम हर साल लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है। 2021 में हम लोग 140 करोड़ थे, 2022 में 141 करोड़, इस समय 142 करोड़, मेरे ख्याल से 18 लाख या 20 लाख के आसपास, 28 लाख पॉपुलेशन है हमारा। और इस गति से अगर चलते रहे तो 2047 में समझ लीजिए कि लगभग 25 करोड़ और उसमें जोड़ दिया जाए तो 170 करोड़ के आसपास हैं। तो 170 करोड़ के आसपास की हमारी आबादी होगी। अब उसके बारे में सोचना जरूरी है। उस आबादी में क्या क्या समस्याएं होंगी। मैं आबादी को समस्या नहीं मानता, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के पक्ष में हैं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मेरा मानना है पॉपुलेशन हमारी एसेट है, इसीलिए पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान के बच्चे राज कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल के फेवर में बोलने नहीं जा रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि ये होने जा रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं। 2014 में हमारे देश में जो भूखमरी के शिकार लोग थे वो 19 करोड़ लोग थे। 2022 आते आते जो भूखमरी के शिकार पॉपुलेशन है वो 35 करोड़ हो गया। 2047 में क्या होगा ये कल्पना करिए। तो सबसे पहले मेरी चिंता यह है कि फूड फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है उस पे किसी भी सरकार को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन सबको फोकस करना चाहिए। साहब लगभग 122 मिलियन टन, किसानों के नेता हमारे बीच है सेठी साहब, 122 मिलियन टन नहीं, 122 लाख टन गेहूं का उत्पादन हमारे देश में हुआ। 5 मिलियन टन बढ़ गया इस बार। 122 लाख टन के आसपास चावल का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, वो भी उसमें ही बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके हम अपने लोगों को खिला नहीं पा रहे, बावजूद इसके हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं, भूखमरी के शिकार हैं। ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारी पहली चिंता यह होनी चाहिए कि कैसे 2047 आते आते हिंदुस्तान के हर आदमी को 2 रोटी देने का इंतजाम हम करें, कोई भी आदमी भूखमरी का शिकार ना हो। जैसे एक बड़ा डिस्प्यूटेड इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे याद दिलाना चाहिए, जब यूपीए की सरकार थी, तो मैं जानबूझ के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हूं इसलिए एक पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करती नहीं, कृपया करके उसको उस नज़र से ना देखा जाए। जब यूपीए की सरकार थी तो एक बार अडवाणी जी गए थे यूनाइटेड नेशन में, और उन्होंने जब ये सब नरेगा वगैरह की बातें कही, तब उन्होंने ये बात कही थी वहाँ पे कि 26 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। वो एक प्रयास था।
पिछले कुछ वर्षों में तरह तरह की समस्याएं हुई हैं, कोरोना और आया, उसकी वजह से भी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 28 करोड़ लोग पुनः गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये हमारी चिंता होनी चाहिए कि कैसे गरीबी रेखा से जो ऊपर के, कम से कम उसको और ऊपर लेके जाइए, कम नीचे मचाने दीजिए, और कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीड करने, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का इंतजाम हो। इस चिंता पे काम होना चाहिए। तो 2047 मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है फूड फॉर ऑल। दूसरा, जॉब फॉर ऑल, कोई बेरोजगार न रहे। पिछले साल लोकसभा में वर्तमान जो सरकार है उसके एक मंत्री महोदय ने बताया कि 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं अभी हमारे देश में। 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए अप्लाई किया, और उसमें 7 लाख लोगों को नौकरी दी हमने अब तक। जॉब नहीं दे पा रहे। इस देश में हर महीने 10 लाख नया नौजवान जॉब मार्केट ज्वाइन करता है। हर साल 1 करोड़ लोग जॉब मांगने के लिए खड़े रहते हैं कि मुझे जॉब दो, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे यंग कंट्री इंडिया है। अराउंड 67% के आसपास जो हमारा पॉपुलेशन है डेमोग्राफिकली अगर आप देखें तो उसमें 18 से लेके 30 के बीच की एज वाले लोग हैं। तो अगर पॉपुलेशन ग्रोथ यूं रहा, 170 करोड़ हम होने जा रहे हैं, तो 2047 आते आते बेरोजगारी की क्या स्थिति होगी, उसकी कल्पना करते ही हम सिहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरा फोकस होना चाहिए। जैसा बताया मेरे ख्याल से जयप्रकाश नारायण जी कह रहे थे कि जो टोटल हमारे यहाँ वर्कफोर्स है उसमें सिर्फ 3% सरकारी नौकरियों में है। आई एम राइट सर? 3% है, बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप के लोग हैं। तो हम सरकारी नौकरियों में कितना भी अनाउंस कर लें, जॉब मेला कर लें, रोजगार मेला कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आप 6 महीने में 17,000 लोगों को जॉब दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? यहां तो हर महीने 10 लाख लोग तैयार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यह फिगर जबरदस्त होगा। तो उसको टैकल करने का इंतजाम होना चाहिए। उसको कैसे, उन अनएम्प्लॉयड यूथ को कैसे रोजगार देना है, उस दिशा में काम होना चाहिए। और उसमें जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक जॉब क्रिएशन के अलग अलग एवेन्यूज नहीं ढूंढे जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 1960 के बाद पहली बार नीचे गया है। जो जीडीपी में उसका जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो मेरे ख्याल से पहले 15% था, घट के 13% हो गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना पड़ेगा। इंडिया बेसिकली सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड कंट्री होता चला जा रहा है। सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी। ठीक है साहब, सर्विस सेक्टर पर ही फोकस करो। सर्विस सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन है, बहुत मेजर है। तो कैसे सरकारों को, चाहे कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी की भी सरकार हो, कैसे जॉब क्रिएशन पे ज्यादा से ज्यादा जोर देना है, ताकि 2047 आते आते हमारे यहां बेरोजगारों की एक जबरदस्त फौज ना हो, सारे नौजवानों के पास रोजगार हो। इसका एक इंतजाम होना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। तीसरी बात, ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, 6 से ज्यादा रिलीजन है, पता नहीं कितने जातियां हैं, 1,500 से तो ज्यादा भाषाएं हम लोग बोलते हैं, अलग अलग जातियां, अलग अलग समाज, अलग अलग बोलियां। तो एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड किस्म का, डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक हमारा हमारे 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 सोसाइटी का एक बहुत बड़ा वो है, कैरेक्टर है। तो इसको इसमें जितना सामंजस्य, जो बात त्रिपुरा वाले हमारे साथी कर रहे थे, इसमें जितना आपसी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हिंदुस्तान मजबूत होगा। इसमें हम कोई भी चीज अगर इंपोज करना चाहेंगे, थोपना चाहेंगे, तो उसका रिएक्शन होगा तो सामाजिक वैमनस्य तैयार होगा, सामाजिक द्वंद्व तैयार होगा। और जब सामाजिक द्वंद्व तैयार होता है तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो विकास प्रभावित होता है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होता है। तो कैसे सामाजिक समरसता तैयार हो समाज में, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैं एक पॉलिटिकल बात कहूंगा, लेकिन बगैर किसी पॉलिटिकल आग्रह के, पिछले कुछ वर्षों में जो हेट स्पीचेस का जो रिकॉर्ड तैयार हुआ है वो लगभग 6 टाइम्स ज्यादा बढ़ा है 4-5 वर्षों में। 4-5 वर्षों में हेट स्पीचेस देने की जो आदत बढ़ी, उसकी वजह से जो हेटरेट पैदा हो रहा है, जो नफरत पैदा हो रहा है, वो कुछ जरूरत से ज्यादा। तो 2047 में अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो हमारे समाज में कितना वैमनस्य पैदा हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या क्या होगा, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो हमारी अभी से कोशिश ये होनी चाहिए कि सामाजिक वैमनस्य को जितना ज्यादा हो कि नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाए। कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। जो छोटे छोटे राज्यों के लोग हैं, छोटी छोटी जातियों, बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन वाली जातियां, उनकी बातें भी सुननी पड़ेगी।
एकदम नीचे स्तर पर जो बैठे हुई जातियां समाज के लोग हैं उनको भी सुनना पड़ेगा, चाहे किसान का वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसको सुनना पड़ेगा और उसको मुख्य धारा में कैसे लाना है, उसकी बात कैसे सुननी है, उसको आगे बढ़ने का कैसे मौका देना है, ये होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। इसके सबसे पहली बात, भारत का जो संविधान है, भारत में जो कानून बना, जो देश में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए, पालन होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर एक समाज में सामंजस्य बना रहेगा। आखिरी बात मैं करके खत्म करता हूं, वो है मेरी चिंता अब मेरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। हिंदुस्तान में बहुत सोच समझ के लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आए। हम लोग जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आखिरकार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी, या फिर नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, सरदार पटेल थे, और जो बड़े बड़े हमारे उस समय के नेतागण थे, उन लोगों ने तय किया कि हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पार्लियामेंट तय करेगा कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। और जब पार्लियामेंट को तय करना हो, पार्लियामेंट के मेंबर को तय करना है, तो पार्लियामेंट को बैठना भी पड़ेगा, पार्लियामेंट को सुनना भी पड़ेगा, और पार्लियामेंट में जो लोग बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, उसको सुनने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, और उनकी बातों को दबाना नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है, जब नेहरू जी थे, जब 60s में, यहां तक 60s 70s तक की 130 दिनों तक लोकसभा बैठती थी, पार्लियामेंट बैठती थी साल में, 130 डेज पर ईयर। पूरी 16th लोकसभा, पूरे 5 साल में 330 दिन बैठी है, और आज एवरेज 50 से 55 दिन बैठते हैं हम लोग साल के, मतलब मुश्किल से 2 महीने। तो जब तक पार्लियामेंट बैठेगा नहीं, डिबेट नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, एक दूसरे को हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम लेजिस्लेट नहीं करेंगे। जब तक हम लेजिस्लेट नहीं करेंगे तब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, जब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी तब तक हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे इश्यूज को। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 2047 आते आते और मजबूत हो, और हिंदुस्तान की जो आकांक्षाएं, उन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करे, ये मेरी चिंता है। और मैं चाहूँगा कि 2047 आते आते निश्चित तौर पर पार्लियामेंट पूरे दुनिया, हम कहते हैं हम लोग वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो कम से कम अब मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे देश में न हो, और डेमोक्रेसी की जो माँ है वो और भी मजबूत हो, और हमारे देश की संसदीय जनतंत्र की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का बहुत अच्छे ढंग से पालन हो, ऐसी मैं 2047 आते आते अपेक्षा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।